हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट 2। तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस विद फैक्ट्स बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। When did the Industrial Revolution starts in India? भारत में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? तो दोस्तों, बेसिकली भारत में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी 1854 में, जब फर्स्ट स्टीम पावर्ड कॉटन मिल को ओपन किया गया था। कहाँ पर? बॉम्बे में। यानी कि पहली भाप चालित कपास मिल खोली गई थी बॉम्बे में 1854 में, तब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी इंडिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में किस उद्योग को औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है? तो दोस्तों, किसको माना जाता है अग्रदूत औद्योगिक क्रांति का? तो दोस्तों, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भारत में औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये एक फर्स्ट मेजर इंडस्ट्री थी जिसको अडॉप्ट किया गया था मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स में ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली मेजर इंडस्ट्री थी जिसमें अडॉप्ट किया गया मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स को। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के ही दौरान जो सूती वस्त्र है सबसे बड़ा और सबसे प्रारंभिक उद्योग बन गया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत में पहला कपड़ा मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, भारत में पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था बम्बई में, यानी आज का मुंबई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश की गई थी 1854 में और इस मिल का नाम क्या था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी। ये इस मिल का नाम रखा गया था। और दोस्तों, इस मिल को किसने स्टैब्लिश किया था? वो किया था कवासजी नाना भाई दावर ने। ये एक लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और डिजाइन किसे किया गया था इसे? सर विलियम फेयरब्रिन ने। ये एक स्कॉटिश सिविल इंजीनियर थे। और दिस मिल वॉज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया कॉटन इंडस्ट्री। एक्चुअली कॉटन नहीं, मॉडर्न कॉटन इंडस्ट्री। ठीक है ना दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज? तो आधुनिक भारतीय उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, जाना जाता है जमशेदजी टाटा को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनको उद्योगों का जनक कहा जाता है या माना जाता है। ये एक प्रमुख औद्योगिक समूह यानी जो है ना टाटा ग्रुप, उसकी स्थापना में इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और इसमें बहुत सारे वो आते हैं डाइवर्स इंडस्ट्रीज, जैसे कि स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, ये सब। जमशेद टाटा जी को भारत में औद्योगिक विकास का अग्रणी माना जाता है। उन्होंने सबसे पहले नींव रखी थी औद्योगिक विकास की और उन्होंने ही जमशेदपुर की स्थापना भी की थी, जमशेदपुर शहर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Which British policy negatively affected the Indian handcrafts industry during the 19th century? 19वीं शताब्दी के दौरान कौन सी ब्रिटिश नीति ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को प्रभावित किया? तो दोस्तों, वो किया था इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली ब्रिटिश नीति थी, एक तरफा मुक्त व्यापार कह सकते हैं इसे, आयात शुल्क नीति। ये बेसिकली ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारत में आयात शुल्क नीति का मेन एम क्या था कि भारत के जितने भी इकोनॉमिकल और जो ट्रेड से रिलेटेड ढांचे हैं उनको ब्रिटेन के फायदे के लिए यूज करना।
ठीक है। और ब्रिटिश सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारतीय जितने भी उद्योग थे उनको नुकसान पहुंचे और ब्रिटिश का जो सामान का व्यापार बढ़ सके। तो इसी को कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी पॉलिसी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो दोस्तों भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी 1853 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। इनके मध्य शुरू हुई थी और डिस्टेंस कितना कवर करी थी ये 34 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था उसको कवर कर रही थी। और डेट क्या थी दोस्तों? 16 अप्रैल। और रूट बता देती हूँ, रूट भी आ सकता है समटाइम्स। बोरी बंदर यानी बॉम्बे टू थाने। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ब्रिटिश काल के दौरान किस बंदरगाह को प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर कौन सा मेजर ट्रेडिंग पोर्ट डेवलप किया गया था? तो वो उसका आंसर है दोस्तों कलकत्ता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कलकत्ता का जो पोर्ट था वो डेवलप किया गया था बहुत अच्छे तरीके से, जिससे क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही द्वारा बनवाया गया था। और ये सबसे ज़्यादा पुराना संचालित बंदरगाह भी माना जाता है। ठीक है ना, पुराना संचालित बंदरगाह है ये। और इसके बाद कोलकाता के साथ साथ मद्रास, मुंबई, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे व्यापारिक यानी ट्रेडिंग के लिए पोर्ट्स बनवाए गए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत से ब्रिटेन में मुख्य रूप से कौन सा कच्चा माल निर्यात किया गया? तो दोस्तों भारत से ब्रिटेन में मुख्य रूप से कौन सा कच्चा माल निर्यात किया गया था? तो वो है आंसर उसका कपास यानी कॉटन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें क्या करते थे, कच्चा माल भारत से लेते थे और तैयार हुआ जो कपास होता था वो ब्रिटेन से आयात करते थे। ये एक ट्रेंडिंग पैटर्न बना लिया था ब्रिटिशर्स ने, जिससे हमारे इंडिया में क्या हुआ था, थोड़ा सा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारतीय लोहे और इस्पात कंपनी IISCO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों द इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज established इन विच ईयर? आंसर इज 1918। मार्टिन बर्न समूह के नेतृत्व में हुई थी। ये एक स्टील प्लांट था जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक पार्ट था। और ये मर्ज कब हुआ था? IISCO और ये सेल, ये हुआ था दोस्तों मर्ज 2006 में। ठीक है, और इसका नेम वापस क्या हो गया था? IISCO स्टील प्लांट। क्वेश्चन नंबर 10। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय संसाधनों के शोषण को सुंदर दर्शाती है, किसने लिखी? तो दोस्तों ये जो बुक है, द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये लिखी थी RC दत्त ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनका फुल नेम है, इन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया था ब्रिटिश इकोनॉमिक जो भी पॉलिसीज थी और उनके इम्पैक्ट्स जो इंडिया पे पड़ रहे थे उनको हाईलाइट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वॉज established इन विच ईयर? तो भारत में पहला जूट मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी के रिश्रा में स्थापित किया गया था। और इस मिल को एकलैंड मिल कहा जाता था। ठीक है, और ये जो मिल थी जॉर्ज एकलैंड और बंगाली फाइनेंसर बाबू बिसुम्बर सेन, इन्होंने स्टैब्लिश की थी 1855 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो मिल थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी सहयोग से स्थापित की गई थी दोस्तों। और ये आधुनिक मशीनों का यूज करके जूट के रेशे को सूत में चेंज करने या डिजाइन देने के लिए यूज करा जाता था। और
20वीं सदी ने 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ये जो जूट उद्योग था ये बहुत ज़्यादा तेजी से डेवलप भी हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, स्वदेशी आंदोलन के निम्न में से किसे प्रोत्साहित किया? निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित किया? तो स्वदेशी आंदोलन इनकरेज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों का विकास को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस आंदोलन में भारतीयों को स्वदेशी यानी कि देश में बने हुए वस्तु का यूज करने के लिए प्रेरित किया गया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का, खासकर जो भी ब्रिटिशर्स से आए थे, ब्रिटिश कपड़े सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उद्योगपतियों ने कपड़ा मिल, साबुन, तेल, घरेलू उत्पादन के जितने भी बनने वाले उद्योग थे वो स्थापित करे। और जो हैंडक्राफ्ट्स, जितने भी हैंडक्राफ्ट से काम होते थे, चीज़ें बनती थी, उसका वापस से यूज़ करना शुरू करा। जो हैंड से वो बनते थे ना वस्त्र, उनको भी यूज़ करना शुरू करा। इससे क्या हुआ? आत्मनिर्भरता बढ़ी, विदेशी सामानों के ऊपर हम लोग कम निर्भर हुए। तो ये सब इनकरेज किया था स्वदेशी मूवमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 13, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापित हुई थी? वो हुई थी 1907 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनको किसने, इस कंपनी को किसने फाउंड किया था? वो किया था जमशेदजी ने। ठीक है, जमशेदजी नुसरवानजी ने इसकी स्थापना की थी। और टिस्को ने 1911 में कच्चे लोहे का उत्पादन शुरू कर दिया था। 1912 में इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रेलवे की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिशों के लिए क्या था? तो दोस्तों भारत में रेलवे जो स्टार्ट हुई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था ब्रिटिशर्स के लिए? तो वो था अपने जितने भी ट्रेड्स होते हैं उनके हितों को बढ़ावा देना और जितनी भी सैन्य जरूरतों को पूरा करना। इसीलिए उन्होंने भारत के रेलवेज को स्टार्ट किया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स। तो क्या था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ब्रिटिशर्स का? कि कच्चे माल का परिवहन और माल निर्यात का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय अर्थव्यवस्था में धन निकासी की अवधारणा किसने पेश की? तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन द इंडियन इकोनॉमी वो स्टार्ट की थी दादा भाई निरोजी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने धन की निकासी की अवधारणा पेश करी थी। इस थ्योरी में इन्होंने बोला था दोस्तों कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है भारत की जनता के साथ, उनसे ही लेकर हाई टैक्सेस, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों को वेतन दे रही है, व्यापार का जो असंतुलन कर रही है, ठीक है, और बहुत सारे टाइप से तरीके से जो भी इंडिया का पैसा है उसको बाहर निकाला जा रहा है। और ये जो थ्योरी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जो एक नेशनलिज्म की जो भावना है उसको भड़काने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इस थ्योरी ने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा भारतीय राज्य कपड़ा उद्योग का प्रमुख उत्पादक बन गया? दोस्तों आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल बन गया था महाराष्ट्र। लेकिन गुजरात और तमिलनाडु यहाँ पर भी प्रोडक्शंस थे, पर महाराष्ट्र में ज्यादा था। और ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एकदम बूस्ट हुआ था ये वाली इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल की। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर वॉज द इंडियन फैक्ट्री एक्ट इनैक्टेड टू प्रूव द वर्किंग कंडीशंस इन फैक्ट्री? भारत में कारखानों में कार्य स्थितियों में सुधार के लिए भारतीय फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों ये लागू किया था 1881 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये एक फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट था जो पास किया गया था 1881 में, और इसका प्राइमरी फोकस क्या था? रेगुलेटिंग चाइल्ड लेबर। और इसका एक और एम था कि काम के घंटों को कम करना और जो भी लेबर है उसकी सिचुएशन में सुधार लाना। आ जाओ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया? तो भारत में ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों का प्रमुख परिणाम क्या था? तो दोस्तों पता है आप लोगों को कि जो ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों के कारण क्या था,
डिक्लाइन हो रहा था इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री का, ठीक है, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो रहा था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों गुजरात का अहमदाबाद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अहमदाबाद का जो कपड़ा उद्योग है वो इंग्लैंड के मैनचेस्टर के कपड़े उद्योग के बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए मैनचेस्टर कहा जाता है इसे भारत का। और ये जो शहर है ये साबरमती नदी के तट पर सिचुएटेड है और जिसका पानी धागा रंगने के लिए सबसे अच्छा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज लिमिटेड बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास सीमित क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश नीतियों का संरक्षणवाद, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जो इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसको डेवलप करने के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए थे। और भारत से कच्चे माल को निर्यात करने के लिए और तैयार माल को आयात करने के लिए उसने सबसे ज़्यादा फोकस किया था, जिससे क्या हुआ, भारत ब्रिटिश जो निर्मित जो भी प्रोडक्शंस थे उससे उभर रहे थे और अपना औद्योगिक विकास से बाधित हो रहे थे, इसलिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।